नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी के अंदर बीएलएलबी कोर्स में जो लीगल स्टडीज डोमेन है उसमें जो चैप्टर 8 है आपका लीगल मैगजीन, हम उसको देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे और जो चैप्टर 8 में जितने भी लीगल मैगजीन पूरे दिए गए हैं हम उन सभी लीगल मैगजीन को हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। हर साल सीयूईटी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन लीगल मैगजीन के देखने को मिलते हैं। डोमेन लीगल स्टडीज में आप देख सकते हो लीगल स्टडीज जो है इसमें आपका चैप्टर जो 8 है आपका ना, चैप्टर 8 में आपको ये प्रॉपर दिया गया है। चैप्टर 8 के अंदर मैं थोड़ा सा मार्कर कम कर लेता हूँ, ठीक है। चैप्टर 8 के अंदर इसको दिया गया है, सिलेबस जो ऑफिशियल है। और अगर किसी ने सिलेबस नहीं देखा है तो वो बच्चे अभी जाके सिलेबस देख लेंगे। जो प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब पे बनी है आप उस पर जाके पहले ऑफिशियल सिलेबस देखो एंड उसमें जो हमने सिलेबस बताया उसमें जो चैप्टर 8 है आपका वो हम पहले पूरा यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। रीजन ये यहाँ पे ये है चैप्टर 8 कंप्लीट कराने का पहले, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लर्न करने जैसा है। लीगल मैगजीन यानी वो शब्द अर्थ के जैसे होते हैं उसको आपको याद करना होगा, इसलिए हम वो चीजें पहले करा दे रहे हैं ताकि आप उसको याद करके रिवीजन करते रहें। बाकी और भी 7 जो चैप्टर्स हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस है, यानी आप अगर समझ लोगे तो आप क्वेश्चंस बना लोगे। पर यहाँ पे क्या जैसे वर्ड मीनिंग के जैसा ही है लीगल मैगजीन, तो आपको पूरा याद करना होगा, इसीलिए हमने ये इसको पहले रखा है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लीगल मैगजीन को, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से करना और इसको आप लोग रिवीजन भी जरूर करते रहिएगा। पहला आपका आता है एब इनिशियो, ठीक है। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यानी प्रारंभ से ही, ठीक है। एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से ही, यानी जब से उसकी शुरुआत हुई किसी काम की या किसी चीज की, जब से शुरुआत हुई तब से ही वो, ठीक है, तब से ही। जैसे एक इसका कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है वॉइड एब इनिशियो। क्या यूज किया जाता है? वॉइड एब इनिशियो। अब वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या होता है? शुरुआत से ही, क्या है? प्रारंभ से ही या फिर शुरुआत से ही। वॉइड मतलब होता है शून्य, अगर लॉ की भाषा में किया जाए तो शून्य होता है, ठीक है, शून्य। अब शून्य का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ आप कोई जमीन खरीद नहीं सकते हैं या उसकी जमीन बेच नहीं सकते हैं। ये आपको टर्म दे दिया गया है लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट में ये बता दिया गया कि किसी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे की ना तो आप जमीन ले सकते हैं ना ही उसकी जमीन बेच सकते हैं। अब अगर आपने ऐसा किया, जमीन बेच दिया और उसका पैसा ले लिया, फिर और भी चीजें आपने कर लिया, घर बनवा दिया, तो शुरुआत में क्या था? शुरुआत में लॉ ये बोला है कि वॉइड एब इनिशियो यानी शून्य है, वो हटाया शुरुआत से ही, मतलब शुरुआत से ही उस चीज को मना किया गया। अगर वही काम करते हो आप तो क्या होगा? वो शून्य माना जाएगा। तो एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जहां से वो शुरुआत हुआ, मतलब जहां से जिस चीज की ओरिजिन हुई यहीं से वो चीज क्या है? शून्य माना जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? शून्य माना जाएगा। तो उसका क्या मतलब हो गया आपका? एब इनिशियो का हो गया फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आपको याद करना है ये प्रारंभ से ही क्या होता है? प्रारंभ से ही, कोई चीज प्रारंभ से ही, ठीक। आगे हम बात करते हैं अलीबी। अलीबी का मतलब होता है अदरवाइज या फिर एल्स, यानी अन्य जगह पर उपस्थित होना। ये क्रिमिनल लॉ के अंदर यूज किया जाता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर एज अ एविडेंस यूज किया जाता है, एज अ एविडेंस। मेरी राइटिंग इतनी गंदी है नहीं, पर थोड़ा जल्दी लिखने के चक्कर में मैं आपको बता दे रहा हूं। क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसा एविडेंस यूज किया जाता है। जैसे अलीबी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यानी किसी अन्य जगह पर उपस्थित होना। जैसे किसी ने कह दिया कि बीएचयू गेट पे शुभम सर दंगा कर रहे हैं, पर अगर मैंने वहां पे मेरे खिलाफ एफआईआर हो गया वहां पे थाने पे, अब मान लीजिए मैं वहां पे क्या बोलूंगा? अलीबी का यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपके क्या कर रहा हूं? क्लास ले रहा हूं और मैं एक ही जगह पे अन्य जगह पे उपस्थित नहीं हो सकता एक ही समय पर। जैसे मान लीजिए अभी दिन के 10 बज रहे हैं और मेरी 10 बजे आप लोग से मैं लाइव क्लास ले रहा हूं और कोई जाके वहां पे रपट लिखाया कि अभी जो बीएचयू में गेट पे दंगा किया गया उसमें शुभम भी शामिल थे। पर आप बताओ क्या मैं वहां पे हो सकता हूं? मैं वहां पे किसका बचाव ले लूंगा? आप लोग बताइए। मैं 10 बजे हमारी लाइव क्लास है तो वहां पे मैं ये दिखा सकता हूं कि सर देखो मेरी ये 10 बजे लाइव क्लास है, यानी मैं कहीं ना कहीं अपने ऑफिस पे उपस्थित हूं। तो मैं अगर 10 बजे अपने ऑफिस में हूं यानी कि मैं वहां पे नहीं रहा हूंगा, ठीक है, या मुझे गलत फंसाया गया है। तो अलीबी का ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, अब वो क्रिमिनल मान लीजिए है, अब वो क्या हुआ? वो मान लीजिए जेल में बंद है और लोग उसके खिलाफ ही कंप्लेंट किए कि वो जेल से निकल के आके मार दिया, तो वो अपना प्रूफ दे सकता है कि भाई मैं जेल के अंदर था, मैं वहां क्राइम सीन पे उपस्थित
नहीं था, तो वहां पे अलीबी का यूज किया जाता है, यानी अदरवाइज या इल्स, अन्य जगह पर होना। ठीक है, आगे है आपका अमिकस क्यूरी। अमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, यानी वाद मित्र। ठीक है, जो आपके केस को वहां पे कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अमिकस क्यूरी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं एनिमस पोसेडेंडी। ठीक है, एनिमस पोसेडेंडी यानी इंटेंशन टू पोसेस द प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का कब्जा रखने का आश्रय। जैसे इंटेंशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना कोई सामान आपके यहाँ छोड़ के आ गया। ठीक है, कि मैं आपके यहाँ मैं गया, आपके यहाँ मुझे लेट हो गया, तो मैंने क्या किया कि आपको आपके घर पे बाइक रख दिया और मैं चला आया। ठीक है, तो क्या वहां पे मैंने जो आपको सामान दिया वो क्या है, मैं वापस लेने का इंटेंशन है मेरा। ठीक है, मतलब वो उसका जो कब्जा है वो, हालांकि मैंने आपको दे दिया, डिलीवर कर दिया वो सामान कि भाई ये बाइक रख लो आप अभी, मैं कल आके ले जाऊंगा, पर मेरे दिमाग में क्या है कि मैं उस सामान को वापस लूंगा उस चीज को, तो वहां पे क्या बोलते हैं, एनिमस पोसेडेंडी, यानी इंटेंशन टू पोसेस द प्रॉपर्टी, संपत्ति का कब्जा रखने का आश्रय है मेरा। ठीक है, मतलब वो संपत्ति मेरी है, मैं ये अपने दिमाग में लेके चलता हूं उस चीज को। ठीक है, कॉर्पस पोसेडेंडी का मतलब होता है फिजिकल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल पोजेशन का मतलब क्या हो गया, फिजिकल पोजीशन का मतलब हो गया कि अभी बाइक किसके पास है, बाइक तो भी हम आपके घर पे खड़ा किए हैं, तो बाइक फिजिकल पोजीशन किसके, पोसेडेंडी किसके पास है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉर्पस पोसेडेंडी बोला गया, तो फिजिकल जो पोजीशन है बाइक का, यानी जो बाइक है, मान लीजिए बाइक है, तो बाइक आपके घर पे है ना, तो क्या हो गया, वहां पे फिजिकल पोजीशन हो गया। पर जो हमारा इंटेंशन टू पोजेस द प्रॉपर्टी वो हमारा है वहां पे। ठीक है, क्योंकि मेरी बाइक है तो मैं एनिमस पोसेडेंडी हूं कि मुझे वो बाइक लेनी है। लेकिन वर्तमान समय में अगर कोई सामान ऐसा है जो आपके पास है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉर्पस पोसेडेंडी हो जाएगा, यानी फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे कोई सामान आपने कहीं पे देख दिया बनवाने के लिए, तो क्या है वो वहां पे फिजिकल पोजीशन है, आपने ऑनरशिप या फिर वहां पे वो संपत्ति दे नहीं दी है। आपने मान लीजिए घड़ी पहना, घड़ी बिगड़ गई तो आपने दुकानदार को दे दिया बनने को, तो वहां पे क्या है आपका, वहां पे कॉर्पस पोसेडेंडी, यानी आपने फिजिकल पोजीशन दिया उसको। ठीक है, और वो जैसे ही काम पूरा होगा वो आपको दे देगा, वहां पे आपने उसको कुछ वक्त के लिए वो सामान दिया है, उसका मालिकाना हक नहीं दिया, आपने सिर्फ उसको बनने के लिए दिया, और जैसे ही वो बन जाएगा आप उसको ले लोगे। तो ऐसा इसमें आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देखा इतने लीगल मैक्सिम। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल भी बोला जाता है। नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला उसमें होता है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो अपने ही केस की सुनवाई नहीं कर सकता है, और दूसरा उसमें होता है कि एन ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी इसमें क्या बोला जाता है कि अपॉर्चुनिटी टू हियरिंग गिवन टू बोथ पार्टी, यानी सुनवाई का अवसर दोनों पक्षकारों को दिया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुआ, कि वही ये दो व्यक्ति हैं, ये ए हो गए और ये बी हो गए, इनके बीच क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। अब ये लड़ाई हो जाता है तो ये दोनों कहां चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। ठीक है, कोर्ट में क्या होती है, तारीख लगती है, तो तारीख में क्या होगा, इनकी बात को भी सुना जाएगा और इनकी बात को भी वो सुनेगा, यानी दोनों लोगों को क्या होगा, दोनों ही जो पार्टी है उनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है वहां पे, उसको हम बोलते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। और ये लास्ट बीएचयू में आया भी था। बीएचयू जब अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता था उसमें ये 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, सीयूटी से पहले भी ऐसे क्वेश्चंस बीएचयू के अंदर पूछे जाते थे, वहां पे आपसे ये पूछा गया था ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मीन स्टैंड फॉर, तो आप याद रखेगा अपॉर्चुनिटी टू हियरिंग गिवन टू बोथ पार्टी, यानी मौका देना है दोनों पार्टियों को। ठीक है, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो गया, कहीं जमीन का बंटवारा है, कहीं अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जहां पे दो लोग इन्वॉल्व है, तो वहां पे दोनों पक्षकार, जैसे कोई भी केस होता है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, वहां पे दो पक्षकार होते हैं, तो दोनों पक्षकार को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, यही हमारा बोला जाता है यहाँ पे ऑडी अल्ट्रम पार्टम में। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं एक्स पार्टी। एक्स पार्टी का मतलब होता है डिसीजन गिवन इन फेवर ऑफ वन पार्टी, यानी एक पक्षीय निर्णय। अब ये कैसे होता है, तो देखिए अगर मान लीजिए दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि दो पक्षकार होते हैं किसी भी केस में, अब दो पक्षकार अगर हुए तो वो एक पक्षकार जो था वो बार बार जितनी भी तारीख पड़ती है, जैसे नहीं होता है कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती है, अब अगर कोई एक पार्टी बार बार अपनी तारीख पे जाता है वहां पे, और दूसरा जो पार्टी है वो बार बार नहीं जाता है अपनी तारीख पे, नोटिस भी जाती है कोर्ट से उसको भी नहीं देखता है, पुलिस की नोटिस जाती है उसको भी नहीं देखता है, यानी वो
जो जस्टिस है उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है, जुडिशरी के साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो वहां पे कोर्ट क्या समझती है कि ये दोषी उसको मान लेगी, भले वो सही था, पर फिर भी अगर आपने जुडिशरी के साथ कॉपरेट नहीं किया, तारीख पे नहीं गए, तो वहां पे क्या होगा, बार बार कोर्ट के नोटिस के बाद भी, पुलिस के नोटिस के बाद भी अगर आप न्यायालय नहीं जाते हैं, तो वहां पे होता है एक्स पार्टी, यानी डिसीजन गिवन इन फेवर ऑफ वन पार्टी, एक पक्षीय निर्णय वहां पे कोर्ट क्या करेगी, दे देगी। क्योंकि देखिए पेंडेंसी जो केस की है वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी है, अब उसमें भी अगर जो पार्टी है वो अगर कॉपरेट नहीं करेगी तो कैसे जो जितने मुकदमे हैं उसको खत्म कैसे किया जाएगा। अगर बार बार तारीख 10 तारीख दे दिया गया और 10 तारीख पे अगर कोई नहीं आता है तो कोर्ट भी क्या करेगी, बहुत ज्यादा समय ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो अब अगर कोर्ट को उसको खत्म करना है तो क्या होगा, वो एक ही पार्टी के फेवर में डिसीजन सुना देगी, जिस पार्टी ने उसके साथ कॉपरेट किया, अपनी बातों को रखा, वो उसी के बिहाफ पे क्या करेगी, अपना जजमेंट दे देगी वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्स पार्टी यानी डिसीजन गिवन इन फेवर ऑफ वन पार्टी, एक पक्षीय निर्णय। और ये कब हो सकता है, जब दूसरी पार्टी उसमें कॉपरेट नहीं करती है। तो ठीक है, आगे है आपका मेलाफाइड। मेलाफाइड मतलब होता है बैड फेथ, यानी बैड फेथ यानी जो गलत इंटेंशन के साथ कोई काम करना। ठीक है, कुछ जानबूझ के ऐसा काम करना जिससे कि सामने वाले को क्षति हो, नुकसान हो जाए। तो मेलाफाइड के अंदर क्या बोल सकते हो आप कि मेलाफाइड का मतलब होता है बैड फेथ, यानी कोई गलत सद्भाव से काम करना, कोई गलत इंटेंशन के साथ कोई काम करना। ठीक है, किसी गलत इंटेंशन के साथ कोई काम करना क्या हो गया, मेलाफाइड, यानी बैड इंटेंशन कहा जा सकता है यहाँ पे, बैड इंटेंशन। ठीक है, क्या हो सकता है, बैड इंटेंशन, बैड इंटेंशन के साथ काम करने को क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे, मेलाफाइड। वहीं बोनाफाइड की बात करें तो गुड इंटेंशन या फिर गुड फेथ में कोई काम करना, जैसे कोई भी ऐसा काम करना जो गुड फेथ में, जैसे डॉक्टर ने क्या किया, ऑपरेशन किया वहां पे, अगर ऑपरेशन किया और क्या हुआ, तो वो ऑपरेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि उस पेशेंट का क्या, उसको जान बचाना है। अब अगर इस कंडीशन में पेशेंट मर जाता है तो इसका जो मतलब ऐसा नहीं आप कह सकते कि डॉक्टर पे 302 का मुकदमा चलाया जाएगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो कार्य किया गया, डॉक्टर के द्वारा जो ऑपरेशन किया गया, जिस ऑपरेशन के बाद वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, उस व्यक्ति की जान चली गई, तो यहाँ पे आप 302 का मुकदमा नहीं ला सकते हो, क्योंकि डॉक्टर ने जो कार्य किया, जो काम किया डॉक्टर ने, वो गुड फेथ में काम किया था। उसकी मतलब उसकी जो फेथ ये था, उसका ये इंटेंशन ये था कि वहां पे हम उस पेशेंट की उस ऑपरेशन करने के बाद जान बचा लें। ठीक है, तो वहां पे गुड फेथ हो गया। और बैड फेथ या मेलाफाइड का मतलब हो गया कि गलत इंटेंशन से कोई काम करना, कोई ऐसा काम करना जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेलाफाइड। बोनाफाइड क्या होता है, अच्छे इंटेंशन के साथ कोई काम करना, कोई अच्छी चीज मतलब अच्छी चीज के लिए काम करना वहां पे। ठीक है, गुड फेथ में काम करना वहां पे। आगे है आपका क्विड प्रो क्यो। अगला क्या है आपका, क्विड प्रो क्यो, यानी समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ। ये आप क्विड प्रो क्यो कह सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहां पे ये कंसिडरेशन होता है। आगे जब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको कंसिडरेशन भी मैं बताऊंगा कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब सीधे सीधे आप समझ सकते हो कि कुछ के बदले, कंसिडरेशन का मतलब यही होता है, कुछ के बदले कुछ। ठीक है, पर यहां पे कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन तो आएगा नहीं, आपसे सीधे वो पूछेगा कि क्या होता है, क्विड प्रो क्यो क्या होता है। तो समथिंग इन रिटर्न बोला जा सकता है, या फिर कुछ के बदले कुछ, समथिंग फॉर समथिंग या फिर समथिंग फॉर रिटर्न। जैसे आपने हमको पैसा दिया तो हमने आपको रिटर्न में क्या दिया, कोर्स पढ़ाना, तो क्या हो गया, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। आपने हमें पैसा दिया तो आपने क्या बोला, सर अब मुझे पढ़ाओ। ठीक है, ऐसे हर जगह होता है, क्विड प्रो क्यो हर जगह होता है। ठीक है, कि कुछ के बदले कुछ, आपने पैसा दिया उसने आलू दे दिया, आपने किसी को आलू दिया उसने आपको पैसा दे दिया, तो ऐसी चीजें होती है क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ देना। और ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन में भी आता है। तो कुछ के बदले कुछ क्या हो गया आपका, क्विड प्रो क्यो। ठीक है, ये जितने भी वर्ड हैं इसको आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, यानी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन हर साल देखने को एंट्रेंस एग्जाम में मिलता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैविएट एम्पिटर। कैविएट एम्पिटर का मतलब होता है क्या, लेट द बायर बी अवेयर, यानी क्रेता सावधान रहे। खरीदते समय देखिए दो चीज होता है, कैविएट वेंडेटर होता है जहां पे विक्रेता सावधान रहे, ठीक है, बेचने वाला सावधान रहे। पर यहाँ पे देखिए कंफ्यूज ऐसे ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है। ठीक है, कैविएट एम्पिटर, कैविएट वेंडेटर, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही जैसा शब्द है, वो कैविएट पढ़ लिया और बोले कि अरे शुभम सर ने तो बताया था
कि लेट द बायर बी अवेयर, खट से उसको टिक मार दिए। पर वहां पे अगर वेंडेटर दे दिया तब क्या होगा भाई, तब तो -1 लेके आ जाएंगे आप लोग और फिर हमको ब्लेम करेंगे कि अरे सर ने गड़बड़ पढ़ा दिया लग रहा है। तो भाई थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोनों कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने दोनों एक ही जगह लिख दिया। कैविएट एम्पेटर अगर बोलेगा तो लेट द बायर बी अवेयर, यानी क्रेता सावधान रहे। खरीदने वाला कौन? खरीदने वाला, खरीदने वाला। और यहां क्या है? बेचने वाला। अब दोनों का मैं एग्जांपल भी दूंगा, पर आप याद रखिएगा कि कैविएट वेंडेटर में बेचने वाले की बात बोला गया है और कैविएट एम्पेटर में खरीदने वाले की बात बोला गया है। जैसे आप किसी मेले में गए, आपको कोई घोड़ा पसंद आ गया, ठीक है, घोड़ा दिमाग से पागल था, ठीक है, तो वहां पे क्या है, कैविएट एम्पेटर में क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन है ये, जो आपको एग्जाम में मतलब अगर आप जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो वहां पे क्या हुआ, घोड़ा पागल था, आप गए वहां पे, आपने देखा और वहां पे क्या हुआ, आपने जाके घोड़ा खरीद लिया। और अगर आपने थोड़ा सा भी अगर उसको देखा होता अच्छे से तो आपको समझ में आ जाता कि घोड़ा पागल है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहा था कि आपको किसी भी व्यक्ति को अगर वो देखता तो वो क्या होता, वो समझ जाता कि घोड़ा पागल है। आप गए वहां पे, आपने उस सामान को खरीद लिया। अब अगर फिर क्या आपको बाद में फिर घर लाए और घर लाते ही आपने उसको ध्यान से देखा तो आपको समझ में आया, अरे ये तो एबनॉर्मल रिएक्ट कर रहा है, तो पागल लग रहा है। अब अगर आप जाते हो कोर्ट के अंदर कि इन्होंने मुझे ठग दिया, तो आप वो क्या बोलेगा, वहां पे अपना बचाव ले सकता है, कैविएट एम्पेटर का बचाव वो ले सकता है घोड़ा मालिक जो मेले में आपको बेच दिया था। वो क्या बोलेगा कि साहब हमने ये घोड़ा मार्केट में रखा था और इनके आंखों के सामने ही था, फिर भी इन्होंने ये घोड़ा खरीदा है। ये उस समय खरीदने समय मेरे से कोई भी प्रश्न नहीं पूछते हैं, कोई भी जांच पड़ताल घोड़े की नहीं करते हैं, वो जाते हैं और मुझे पूछते हैं घोड़ा कितने का, मैंने बोला 2 लाख, ये 2 लाख देते हैं, घोड़ा लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है। जरा सा अगर ये सूझबूझ दिखाते, जरा सा ये इंक्वायरी करते, तो मैं इनको, और इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं था कि घोड़ा आपका सही है कि पागल है, कैसा है। इन्होंने बस आया, पैसा दिया, पूछा कि कितने का, मैंने इनको बता दिया 2 लाख का, और ये मुझे पैसा दिया और घोड़ा लेके चले गए। यानी अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, वहां पे इसको बचाव मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पे सब चीजें थी। कैविएट एम्पेटर में क्या होता है कि जो भी खरीदने वाला है वो थोड़ा सावधान रहे। खरीदने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मतलब ऐसे खरीद लोगे जाके ऐसे ही, ठीक है, थोड़ी इंक्वायरी आपको करनी होगी। अब जो अगला आपका है वो कैविएट वेंडेटर है, यानी मैन्युफैक्चरर बी अवेयर, यानी जो बना रहा है वो खुद अवेयर है, ठीक है। जैसे इसमें एक बहुत फेमस केस क्लॉज था जिसमें क्या होता है कि एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड होते हैं, यानी 2 कपल होते हैं, एक ही कपल होते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। वो क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को जाता है कोको कोला पिलाने, ठीक है। कोको कोला की जो शीशी होती है वो क्या होती है, आप समझते हो कि उसमें रेड कलर के जैसा कोको कोला होता है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे माउंटेन ड्यू, स्प्राइट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कोको कोला क्या होता है, काले कलर में आता है ना वो, तो उसमें अंदर क्या है वो दिखाई नहीं देता है। अब होता क्या है इसमें, कैविएट वेंडेटर में क्या होता है, केस बहुत अच्छा था ये जाता है वहां पे, दोनों ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ठेले वाले पे जाता है, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और कोल्ड ड्रिंक पीने में लास्ट में पता चलता है कि उसमें क्या होता है, जो स्नेल होता है उसके कुछ पार्टिकल्स उसके पास उसके ड्रिंक में आ गया है, उसने उसको पी लिया, उसके इन्फेक्शन हो गया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो कपल्स थे वो कहाँ गए, कोर्ट में गए। तो इन्होंने बोला कि वहां पे गए तो फिर उन्होंने बोला कि ये जो ठेला वाला जिसने मुझे सामान दिया है ये क्या है, ये लाइबल है, क्योंकि इसी के कोल्ड ड्रिंक में मुझे क्या हुआ, स्नेल का जो पार्टिकल था वो मिला और मैंने उसको पी लिया, मेरा तबियत खराब हो गया। यानी मुझे जो नुकसान हुआ है वो इस ठेले वाले की वजह से हुआ, तो इसका जो पैसा होगा, मेरी जो तबियत खराब हुई, मुझे जितना भी पैसा लगा दवा कराने में और मेरा जो समय बर्बाद हुआ, इन सब का जो मतलब भरपाई करेगा वो ठेले वाले करेगा। अब ठेले वाला खड़ा हो गया कोर्ट में जाके, कह रहा साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारी क्या गलती है, हम तो क्या किए, इस सामान को यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के लाए और हम यहाँ पे बेच रहे हैं। तो वहां पे जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा गया तो बोला गया कि भाई देखिए मैं तो क्या किया, होलसेलर से लाया था, होलसेलर फिर पहुंचा कि मैं तो मैन्युफैक्चरर से लाया था। तो यहाँ पे ये कोर्ट ने ये बोला कि देखिए कि इसमें गलती किसकी है। ऐसा तो था नहीं कि जो ठेले वाला था उसने सील खोला था, पहले का सील भी उसकी गर्लफ्रेंड ने ही खोला था, यानी इसमें कहीं ना कहीं बनाने वाले की गलती है। अब बनाने वाला कौन है, वो कंपनी ओनर है, यानी मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है उस चीज को, यहाँ पे उसकी गलती है, उसकी निग्लिजेंस है, ठीक है। वहां पे क्या उसकी निग्लिजेंस है और उसका एंड रिजल्ट क्या था
कि उसके बाद होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर उसके बाद ठेले वाला लिया, ठेले वाला से उसकी गर्लफ्रेंड के पास गया, यानी 8-10 लोग के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको क्या हुआ, उस कोल्ड ड्रिंक को पिया। पर लेकिन जैसा वो कोल्ड ड्रिंक बना था, यानी कोल्ड ड्रिंक बना उसके ऊपर सील लग गई, तो वो सील लगी हुई थी ना, जहां पे बना वहीं पे सील लगी थी। अब उस सील को खोला कौन, उसकी गर्लफ्रेंड ने खोला था, उस सील को खोल के उसने ड्रिंक पिया। यानी कि जितने भी बीच में लोग थे इनकी कोई गलती नहीं थी, इसमें किसकी गलती है, जो बनाया उस चीज को, क्योंकि बनाने वाले को ये पता है कि इसको कंज्यूम कौन करेगा। भाई कोई भी अगर बिस्किट बना रहा है, कोई भी अगर कोल्ड ड्रिंक बना रहा है, तो वो इस चीज को जानता है कि इसको कौन लास्ट में यूज करेगा, लास्ट में इसको क्या होगा, कंज्यूमर ही इसको कंज्यूम करने वाला है, ठीक है, यानी जो ग्राहक है वही इसको खाने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको अगर आपसे कोई गलती होगी तो इसका रिजल्ट किस पे जाएगा, जो यूज कर रहा है उस पे जाएगा। तो इसका जवाबदेही कौन देगा, अगर कोई गलती होगी तो इसका जवाबदेही किसको होगा, आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे उसको क्या हुआ था, जो कोको कोला कंपनी थी वो वहां पे क्या किया था, वहां पे उसको पैसा भरना पड़ा था वहां पे, ठीक है, उसकी हेल्थ का। आगे हम बात करते हैं डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है बाई फैक्ट, यानी किसी फैक्ट के आधार पे कोई बात कहना, ठीक है। जो फैक्ट होते हैं, देखिए फैक्ट और लॉ में फर्क होता है। फैक्ट क्या होता है, कोई अगर मान लीजिए फैक्ट है तो वहां पे एक्सक्यूज है उसका कि भाई अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है कि यहाँ पे 40 से ज्यादा गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर यही कहीं रूल बना दिया जाए कि यहाँ इस एरिया में 40 से ज्यादा अगर आपको गाड़ी नहीं चलाना, यहाँ पे क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है, तो देखिए जो फैक्ट है अगर इसकी आपने भूल कर दी तो वहां पे सजा नहीं है, ठीक है। पर अगर आपने किसी लॉ की मतलब लॉ भूल गए तो वहां पे एक्सक्यूज नहीं है उस चीज का, ठीक है। डी फैक्टो है, बाई फैक्ट हो गया आपका। डी ज्यूरे का मतलब होता है बाई लॉ, क्या हो गया, बाई लॉ। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, डी फैक्टो बाई फैक्ट और डी ज्यूरे यानी बाई लॉ, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं डॉली कैपेक्सी। डॉली कैपेक्सी का मतलब क्या होता है, कैपेबल टू कमिट क्राइम, यानी अपराध करने में असक्षम होगा। देखिए यहाँ पे, अच्छा नहीं, डॉली कैपेक्सी है, ठीक है, सक्षम होगा यानी अपराध करने के योग्य, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई कह दीजिए कि 2 साल का बच्चा है, इसने गन चला के किसी को मार दिया, तो क्या ये जो न्यायालय में अगर ऐसा केस गया तो न्यायालय इस चीज को मान पाएगा, या कोई भी एक आम इंसान ये समझ पाएगा कि कैसे कोई 2 साल का बच्चा किसी को गन से मार सकता है। वो तो मतलब वो गन उठाने के लायक ही नहीं है, यानी वो अपराध करने के लायक ही नहीं है, तो वो कैसे कोई अपराध कर सकता है। पर अगर कोई ये कह दे कि 20 साल का लड़का किसी को लाठी से मार के जान से मार देता है, तो वहां पे क्या मान सकते हो सकता है ऐसा, क्योंकि 20 साल का लड़का एक लाठी चलाना तो जानता है और ये मार भी सकता है और ऐसा हो भी सकता है। तो अगर ऐसा होता है, डॉली कैपेक्सी का मतलब होता है कैपेबल टू कमिट क्राइम, यानी अपराध करने में सक्षम है कोई व्यक्ति, ठीक है, ऐसा कहना। डॉली इनकैपेक्सी हो जाएगा वहीं पे, तो डॉली इनकैपेक्सी का होगा इनकेपेबल टू कमिट क्राइम, यानी अपराध करने में असक्षम। जैसे कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, इसको डॉली इनकैपेक्सी के फॉर्म में रखा जाता है। यहाँ पे अनकैपेक्सी नहीं है, इनकैपेक्सी है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इनकैपेक्सी, INCAPAXI, इनकैपेक्सी यानी इनकेपेबल टू कमिट क्राइम, अपराध करने में असक्षम। जैसे आईपीसी के अंदर क्या बताया गया है कि कोई भी अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा है वो असक्षम, डॉली इनकैपेक्सी माना जाएगा, वो अपराध करने में असक्षम माना जाता है। वो किसी भी लेवल का अपराध कर देगा, उसको क्या होंगे, असक्षम ही मानेंगे, वहां पर उसको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो डॉली कैपेक्सी कैपेबल, अपराध करने में सक्षम, डॉली इनकैपेक्सी अपराध करने में असक्षम। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला है आपका इंजुरिया साइन डैमनम। इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब होता है, देखिए इंजुरिया मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। इंजुरिया का क्या मतलब होता है, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे। इंजुरिया का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट, यानी जो आपके कानूनी अधिकार है उसका वायलेशन करना, ठीक है। वायलेशन ऑफ लीगल राइट, इंजुरिया का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो क्या बोला गया है, इंजुरिया साइन डैमनम, यानी इंजुरी विदाउट डैमेज, यानी बिना इंजुरी मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज, कोई नुकसान नहीं हुआ पर क्षति, देखिए बिना हानि के क्षति, कोई हानि नहीं हुआ। डैमेज मतलब होता है कोई हानि नहीं हुआ, हो रहा है, ठीक है, बिना हानि के क्षति, क्षति मतलब हो गया इंजुरिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है पर कोई हानि नहीं हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति या फिर आप हो, ठीक है,
आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आप जाते हो कि प्रधान जी को वोट करने के लिए, और जो जिस प्रधान जी को आप वोट देना चाहते हो वो प्रधान जी ऑलरेडी आपको ये पता है कि वो दोपहर तक का इलेक्शन में वो जीत चुके हैं, फिर भी आप उनको वोट करने जाते हो। आप वोट करने गए, आप वहां पे गए, आपके पास सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन आपको वहां पे जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर थे वो रोक देते हैं आपको कि आप वोट नहीं दे सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि मतलब किसी भी अनवैलिड रीजन से वो आपको रोक देते हैं कि आप वोट नहीं दे सकते हो। आप वहां पे दिखाते हो कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, फिर भी आपको वो वोट देने नहीं देते हैं। बाद में आप इस चीज को लेकर चले जाते हो कोर्ट के अंदर कि देखिए मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट सब थे, मेरे पास आधार कार्ड था, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड थी, मेरे पास वोटर लिस्ट में नाम था मेरा, फिर भी अधिकारियों ने मुझे वोट देने नहीं दिया। अब अधिकारी वहां पे जाता कहता है कि साहब देखिए मैंने इनको वोट देने नहीं दिया, ठीक है, पर ये जिस व्यक्ति को वोट देना चाहते थे वो व्यक्ति तो ऑलरेडी जीत चुका है इलेक्शन में, यानी ये जिसको वोट देके जिताना चाहते थे वो तो जीत ही चुका है, तो इनका तो कोई हानि हुआ नहीं वहां पे, ठीक है, इनकी कोई क्षति तो हुई नहीं वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हुआ, क्योंकि हमारा जो लीगल राइट का वायलेशन हुआ कि नहीं, मेरा अधिकार था वोट देने का, भाई कौन जीता कौन हारा ये तो बात की बात है, आपका अधिकार था वोट देने का या नहीं, तो बिल्कुल था आपका अधिकार। आप वोट देने के लिए योग्य थे या नहीं, बिल्कुल थे योग्य, आपका अधिकार भी था और आपका योग्य भी थे आप वहां पे वोट देने के लिए, पर फिर भी आपको वहां पे रोका गया, यानी आपके क्या हुआ, वायलेशन ऑफ लीगल राइट, आपका जो लीगल राइट है उसका वायलेशन हुआ, वहां पे उल्लंघन किया गया आपके वायलेशन राइट का। भले वो नेता जीत गया उससे मतलब नहीं है, पर फिर भी आपको वहां पे इंजरी हुई है, आपके वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स हुए हैं वहां पे, तो उसको आप याद रख सकते हो इंजुरिया साइन डैम, यानी इंजरी विदाउट डैमेज, कोई नुकसान नहीं हुआ, आप जिसको चाहते थे जिताना वो जीत गया, तो आपका नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, पर आपका वायलेशन ऑफ लीगल राइट वहां पे हुआ है। तो वही केस ने बोला, मतलब जुडिशरी ने ये बोला कि वहां पे उसके वायलेशन हुए हैं लीगल राइट्स के, ठीक है, और इसके लिए आपको वहां पे डैमेजेस पे करने होंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब डैमेजेस मतलब होता है एक भरपाई करना, देखिए लॉ में भी दो चीज होती है, एक डैमेज होता है, एक डैमेजेस होता है। तो डैमेज मतलब हो गया कि यहाँ पे जो नुकसान की बात हो रही है, ठीक है, पर डैमेजेस मतलब होता है उसकी भरपाई करने की बात करना वहां पे होता है, ठीक है। मैं आगे हालांकि जो हमारी क्लासेस चलेंगी लॉ की कॉन्ट्रैक्ट में, ये सब कुछ मैं एक एक शब्द को वहां पे कराने वाला हूं आपको, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। आगे हम बात करते हैं डैमनम साइन इंजुरिया, यानी डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है, यहाँ पे नुकसान तो हुआ पर कोई इंजरी नहीं हुई। अब इंजरी नहीं हुई मतलब क्या हुआ कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स नहीं है, जैसे क्या है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स नहीं है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बिना क्षति के हानि, ठीक है, अब हानि तो हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं, देखिए बिना क्षति के हानि यानी कोई क्षति नहीं हो रही है, यानी वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं पे कोई बहुत अच्छी चाय की दुकान चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छा, वो ठंडी का समय भी है, आप लोग खूब चाय पी रहे होंगे, तो वो चाय बहुत ज्यादा चल रहा है वहां पे, ठीक है। अब उसी के बगल में क्या हुआ, आप चाय पीते पीते गए तो बहुत सारे आपके दोस्त भी होते हैं, वो भी कैलकुलेट करते हैं, देखा कितना चला था दुकान, तो ये 1000 का रोज बेचता होगा, पूरे 10 कर देंगे, यानी 10,000 रुपये रोज कमाता होगा, 5,000 का दूध लाता होगा, चीनी चायपत्ती, और ये 4-5 हजार रोज का कमा रहा है, यानी महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। अब क्या करते हो, ये कैलकुलेशन हर फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ बनिया दोस्त होते ही हैं, तो आपने क्या किया, वो आपका बनिया दोस्त क्या किया, उसे ये बगल में जाके क्या हुआ, चाय का स्टॉल लगा दिया, बनिया चाय स्टॉल, ठीक है, मैं किसी कास्ट का वो ऐसा नहीं कर रहा, पर हाँ मान लीजिए उस नाम से खोल दिया। अभी तो बहुत सारे नाम के चाय आने लगे, एलएलबी चाय वाला, अब देखिए बीएलएलबी चाय वाला बचा है, अब आप लोग ना ऐसा काम करिएगा। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने चाय का अपना लगा दिया, ठीक है, चाय स्टॉल लगा के अपना खुद चाय लगे बेचने, और वो डिस्काउंट देके लगे बेचने। अब ये चाय वाला क्या हुआ, जो पहले से था वहां पे एग्जिस्टिंग, पहले से जो था वो कोर्ट चला जाता है, कह रहे साहब देखा है हम चाय बेचा थे, यो पहुंच गया, अरे यार चाय लगना दुकान खोल लेना। तो आप लोग तो भाई समझदार हो, आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप लॉ की क्लास कर रहे हो, आप वहां पे क्या बोलोगे, वहां पे आप सीधे यूज करोगे डैमनम साइन इंजूरिया, यानी आपका नुकसान हुआ है, ठीक है, पर वहां पे आपके किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया गया है। अगर आपका अधिकार है वहां पे चाय की दुकान खोलने का, तो मेरा भी अधिकार है वहां पे चाय की दुकान खोलने का, ठीक है। अगर आपका अधिकार है किसी मंदिर में जाने का, तो मेरा भी अधिकार है उस मंदिर में जाने का। अगर आपका अधिकार है कि कहीं स्कूल खोलने का, मेरा भी अधिकार है वहां पे स्कूल खोलने का। तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो डैमनम साइन इंजूरिया, यानी डैमेज विदाउट इंजरी,
वहां पे वायोलेशन ऑफ लीगल राइट्स कुछ कोई नहीं किया गया है, ठीक है। अगर कहीं पे दुकान लेके चाय बेचना क्या है, अधिकार है किसी का, तो अगर दूसरे का अधिकार है तो मेरा भी तो अधिकार है कि मैं उसके बगल में भी चाय की दुकान खोल सकता हूं। तो वहां पे उस दुकानदार को मतलब कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, वहां पे उसका कोई भी वायोलेशन ऑफ लीगल राइट्स नहीं हुआ है, ठीक है। वहां पे उसकी नुकसान तो ही जाए भाई, वो 10,000 रुपए मतलब 4-5 हजार रुपए वो रोज कमा लेता था, पर आपका दोस्त क्या किया वहां पे जाके, वो 2-3 हजार रुपए उससे और लेने लगा। यानी अब जो 5,000 रुपए महीने में मतलब दिन में बचा लेता था, अब उसको 2,500-3,000 रुपए ही बच रहा है, यानी उसका महीने में 2,000 रुपए नुकसान जा रहा है ना। और वो 2,000 किसके पास जा रहा है, आपके दोस्त के पास जा रहा है, तो उससे जाकर फ्री में चाय जरूर पीजिएगा, क्योंकि आपने वहां पे क्या किया, उसको एक बचाव के बारे में बता दिया, डैमनम साइन इंजूरिया, आपने उसका केस ही सॉल्व कर दिया यहीं पे इस क्लास में ही, ठीक है। तो वहां पे आप इसका बचाव ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायोलेशन राइट उसका नहीं हुआ है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राइट इन रैम। राइट इन रैम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड और सोसाइटी, यानी पूरे विश्व समाज के विरुद्ध अधिकार। जैसे राइट टू प्राइवेसी है, कोई अगर प्राइवेसी का अधिकार है तो ये क्या है, किसी एक व्यक्ति से है क्या, नहीं, पूरे व्यक्तियों के वो है कि अगर किसी भी इंसान की प्राइवेसी है तो पूरी दुनिया के मतलब अगेंस्ट है वो, ठीक है, कि हमारी प्राइवेसी सिर्फ हम ही तक है, अगर उसमें कोई भी इंटरप्ट करेगा तो मैं राइट टू प्राइवेसी का उस पर क्या कर सकता हूं, केस डाल सकता हूं। तो ऐसा अधिकार जो पूरे विश्व के विरुद्ध में मिला हो, ठीक है, पूरे होल वर्ल्ड या पूरी सोसाइटी के खिलाफ अगर हमें वो मिला हो, और ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यहां पे राइट इन रैम में आप किसी के खिलाफ जाके मुकदमा दायर कर सकते हो, ठीक है। राइट इन रैम में कोई भी किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, पर एक चीज याद रखिएगा, उसके आगे भी एक वर्ड लिखा गया राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम में क्या हो जाएगा, राइट इन पर्सोनम में राइट अगेंस्ट अ पर्सन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, अब दो व्यक्ति में क्या हुआ कि हम लोग मिलके आप चलो चाय की दुकान पे ही चलते हैं, अब आपके चाय की दुकान पे आपका जो दोस्त खुला था वहां पे, जिसको आपने भी बचाया था डैमनम साइन इंजूरिया का लीगल मैक्सिम यूज करके, अब मान लीजिए आपने और उसने मिलके क्या हुआ, दोनों ने वहां पे कोलैबोरेट कर लिया कि भाई चाय की दुकान तो अच्छी चल रही है तुम्हारी, चलो मैं भी क्या करता हूँ, क्लास करने के बाद आप तुम्हारे यहाँ टाइम स्पेंड करता हूँ, मतलब तुम्हारे यहाँ समय देता हूँ, तो मुझे कुछ पैसे दे देना। आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, तो वहां पे क्या है, आपके पास राइट इन पर्सोनम है, क्योंकि आप अगर वो बेईमानी करेगा तो आप कोर्ट जाओगे, उसी के खिलाफ केस करोगे, और आप बेईमानी करोगे तो वो जाएगा आपके खिलाफ क्या करेगा, वहां पे केस करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप दोनों में से कोई अगर बेईमानी कर रहा है तो आप जाके बगल वाले चाय के खिलाफ केस लिखवा दोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे पर्सोनम के खिलाफ लाइट है, यानी आपका जो अधिकार है उस व्यक्ति के लिए और इसका जो अधिकार है वो आपके लिए है, यानी आप लोग एक दूसरे के लिए क्या हो वहां पे कि आप एक दूसरे के खिलाफ केस कर सकते हो, वहां पे वो एक ऐसा अधिकार है, वहां पे अगर आप दोनों बेईमानी कर रहे हो तो मैं जाके वहां पे केस नहीं कर सकता हूं आपके खिलाफ, क्यों, क्योंकि वहां पे आपके अधिकार और इनके अधिकार की बात है वहां पे, यानी आप दोनों की वहां पे क्या है, राइट्स की बात की गई है, वहां पे आप दोनों में से ही कोई एक जाके केस कर सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है राइट टू स्टैंड बिफोर अ कोर्ट, यानी न्यायालय के समक्ष खड़ा होने का हैसियत। इसका मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए अगर हैसियत का मतलब हो गया कि देखिए कोई भी चीज अगर होता है, केस मुकदमा अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसी होती है तो वहां पे मेरा क्या अधिकार है, क्या हम खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जैसे पिछले केस में अगर हम बात करें तो वहां पे आप और आपका दोस्त क्या है, वहां पे लोकस स्टैंडी है। लोकस स्टैंडी का मतलब है कि आपके पास वो अधिकार है कि आप न्यायालय जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके साथ ऐसी बेईमानी हो रही है, आपका दोस्त आपके साथ बेईमानी कर रहा है, तो वहां पे आपके पास लोकस स्टैंडी का क्या है, लीगल मैक्सिम आप यूज कर सकते हो वहां पे। पर वहां पे मैं नहीं जा सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरा लोकस स्टैंडाई नहीं है, मैं उस आपके और आपके दोस्त के बीच में मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करता हूं वहां पे, तो मेरा वहां पे लोकस स्टैंडाई नहीं होगा। यानी न्यायालय के समक्ष खड़ा होने की जो शक्ति होती है वो होती है वहां पे न्यायालय के समक्ष खड़ा होने की हैसियत या शक्ति बोला जा सकता है इसमें, और ये उसी के पास होता है जो उसमें इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, ठीक है, आपराधिक मस्तिष्क। और एक्टस रिया, देखिए अपराध जो होता है इसमें भी देख लीजिएगा आप लोग क्या क्या होता है। एक्टस रिया मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, यानी दोषपूर्ण कार्य, ठीक है।
गिल्टी माइंड मतलब गलत दिमाग में अवधारणा लेके कोई काम करना। जैसे ये पेन है, अब ये पेन में मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पॉइजन लगा दिया, जहर लगा दिया, और मैंने इसको जानबूझ के ऐसा मारा किसी को। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मैं अपराधी नहीं हूं, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं। और ऐसे एग्जांपल्स मैं बार बार लिया करूंगा, कुछ ऐसे आपका नाम ले लूंगा, अपना नाम ले लूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपराधी हो या मैं अपराधी हूं भाई, बस हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस क्लास तक ही रहने दीजिएगा, आप लोग हमें अपराधी मत समझिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, मैं अपराधी नहीं हूं, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, डिस्क्लेमर। और ऐसा आप करने की मैं सलाह भी नहीं देता हूं, कोई ऐसी चीजें मत आप लोग कर देना, ठीक है। मैं एज अ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ताकि आप ये समझ पाओ, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, किसी भी चीज से, मैं ये पेन था, अब मैं अपने दोस्त को ऐसे मार दिया, ठीक है, जान में मजाक में मार दिया, तो वहां पे क्या है, मैंने मजाक में मारा वहां पे। लेकिन अगर यहीं पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जरा सा पॉइजन लगाकर मैंने ऐसे मारा कि वहां पे हल्का सा लगा और जाके वो पॉइजन उसके ब्लड में मिल गया, और वो इंसान क्या हुआ, एक्सपायर कर गया। तो मेरा मारने का तरीका क्या था, मतलब मेरा गिल्टी माइंड था कि नहीं। एक बार होता है मजाक में मारना, तो वहां पे ऐसा नहीं, मजाक में मारने का मतलब ये नहीं कि मैं उसका जान लेना चाहता हूं, पर मैंने पॉइजन लगाया वहां पे, मैंने उसको ऐसा मारा कि पेन जाके चुभ जाए। यहाँ पे क्या है, मेरा दोषपूर्ण मस्तिष्क है, मेरे दिमाग में गलत अवधारणा चल रहा है, मेरे दिमाग में गलत इंटेंशन है कि मैं उसको ऐसा मारूं कि उसके दिमाग पे जहर लग जाए और वो मर जाए वहां पे। अगेन मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे गिल्टी माइंड की बात कर रहा, अपराधी मस्तिष्क की बात कर रहा हूं। वहां पे कोई ऐसा कार्य करना जिससे क्या हो, सामने वाले व्यक्ति की जान पे खतरा आ जाए, वहां पे गिल्टी माइंड होता है। अब कोई बैठ रहा है, छत पे बैठ रहा है, मैंने क्या किया, उसकी कुर्सी खींच दी। अगेन मैं, देखो मैं अपराधी नहीं हूं, मैंने कुर्सी खींच दी और वो ऐसे गिरा कि वो जाके नीचे गिर गया, जमीन पे गिर गया और वो वहां पे डेथ कर गया। तो वहां पे मेरा क्या था, कुर्सी खींचना देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुर्सी खींच देना ऐसे कि उसकी जान चली जाए, वो गिल्टी माइंड है वहां पे, ठीक है। और ये न्यायालय इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है, कि गिल्टी माइंड है कि नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कुत्ता क्या हो रहा है, मेरे पीछे दौड़ाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, मैं भागते जा रहा हूँ, भागते जा रहा हूँ, भागते जा रहा हूँ, और मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। लास्ट में मुझे क्या हुआ, एक पत्थर दिखाई दिया, मैंने पत्थर लेके उसको, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता वहीं मर गया। तो वहां पे क्या होगा, क्या मतलब मैंने जो मेरा काम क्या था, मैं अपने बचने में मारा हूं, मैं कुत्ते को मारने के लिए नहीं उसको मार दिया पत्थर से कि वो मर जाए, मैं अपने बचाव में एज अ सेल्फ डिफेंस वहां पे मैंने क्या किया, उस पे अगेन मैंने पत्थर चलाया वहां पे। तो वहां पे मेरा गिल्टी माइंड नहीं था, वहां पे क्या था, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काम किया था। पर कुत्ता भाग रहा और मैंने ईटा लिया और मार दिया उसको और वो मर गया, वो मेरा गिल्टी माइंड है, क्योंकि मैंने वो भागते हुए कुत्ते को, जो हमसे दूर भाग रहा है, मैंने उसको मारा। और वहां पे मैं प्राइवेट डिफेंस का वो भी नहीं ले सकता हूं, डिफेंस भी नहीं ले सकता, क्योंकि कुत्ता मेरे से दूर भाग रहा है, यानी वो मेरे से दूर जा रहा है, यानी जो खतरा है मेरे ऊपर वो दूर जा रहा है। और अगर उस पर मैंने मारा तो वहां पे मुझे गिल्टी माइंड, मतलब बोला जाएगा कि आपकी गिल्टी माइंड थी मारने की, ठीक है। तो वैसे ही अब मेंस रिया मतलब होता है गिल्टी माइंड, यानी अपराधी मस्तिष्क कुछ ऐसा कार्य करना जो इंटेंशनली हो, जानबूझ के वैसा काम करना, ठीक है। और आपके दिमाग में ऐसा है कि डिजायर आउटपुट, मतलब आप जो जैसा सोच रहे थे कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। तो गिल्टी माइंड हो गया। एक्टस फेज मतलब रॉन्गफुल है, कोई दोषपूर्ण कोई गलत कार्य करना है ऐसे, ठीक है। अपराध के लिए देखिए, ऑफेंस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अपराध। अपराध के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है, एक तो होता है एक्टस रियस, दूसरा होता है मेंस रिया, ठीक है। एक्टस रियस प्लस मेंस रिया ये अपराध के लिए बहुत जरूरी होता है, यानी दोषपूर्ण मस्तिष्क और दोषपूर्ण कार्य दोनों होना चाहिए, तभी अपराध माना जाएगा। जैसे अब एक अपराध में क्या, जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और ये क्वेश्चन का आप सभी को कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि क्या किसी व्यक्ति ने, चोर मेरे घर पे आ गए, अगेन मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, पर मैं कोई अपराधी नहीं हूं, फिर से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ठीक है। मेरे घर पे पांच लोग आ गए डकैती के लिए। अब डकैती के लिए 5 लोग का होना जरूरी होता है, ये भी हम आपको क्लासेस के अंदर बताएंगे पूरी बातें। अब मान लीजिए 5 लोग हमारे घर में डकैती करने आ गए, मैं अकेला सो रहा था, मैंने देखा, तो मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने देखा कि 5 से 6 लोग मेरे घर के आसपास आ रहे हैं, वो रॉड डंडा लिए हैं, वो अपना मेरा ताला तोड़ रहे हैं और डंडा वंडा बंदूक लिए हैं वहां पे, ठीक है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उठा, मैं छत पे गया, मैंने छत से क्या हुआ, पत्थर मैंने खींच के मार दिया, और वो सब मतलब मेरी बाउंड्री में 2-3 लोग आ गए थे, मैंने पत्थर मारा एक लोग को, पत्थर जाकर उसके सर पे लगा और वहीं पे एक्सपायर कर गया। तो क्या मैंने अपराध किया, क्या मैंने मर्डर किया, क्या मैंने मर्डर किया या फिर मैंने सेल्फ डिफेंस किया? अगेन मैं कह रहा हूं, यहां पे क्या है, देखिए उनके पास लाठी डंडा बंदूक सब था और वो हमारे घर के अंदर आ चुके थे 5 से 6 लोग, ठीक है। और मैंने उसमें क्या हुआ, मैंने छत से जाके उसको मतलब फेंका और वो जाके लग के उसको
मर गया, और वो हमारी तरफ ही आ रहे थे। तो वहां पे क्या मैंने मर्डर किया या मैंने सेल्फ डिफेंस किया वहां पे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का ये क्वेश्चन आपसे रहेगा, ठीक है। चलिए, अब कोई अपराधी मत कमेंट करना हमें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, मॉडस ऑपरेंडी या फिर मोड ऑफ वर्क, यानी कार्य करने का ढंग। क्या कार्य करने का ढंग था? जैसे मान लीजिए कोई अपराध होता है तो वहां पे कैसे कार्य किया गया है। जैसे मान लीजिए किसी ने फांसी लगाया, तो मोड ऑफ, उसमें क्या है, मोड ऑफ वर्क क्या है कि वो रस्सी लाया होगा, वो उसने हटा दिया होगा, ठीक है, कुर्सी हटा दिया होगा, उसमें टांग लिया होगा, तो वो क्या है, मोड ऑफ वर्क, कार्य करने का तरीका। या फिर कोई अपराध कोई करता है तो कैसे किया, बाइक लेके गया था, कार से गया, लिफ्ट लिया, तो ऐसे आपको देखना है कि मोड ऑफ वर्क क्या था। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किया गया था, तो मोड ऑफ वर्क क्या था कि भाई वो उसको पीछे से दो कार लिए उन्होंने, दो कार से उसको क्या कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे, और एक मोड़ आया वहां पर उन्होंने ओवरटेक किया। तो ये कार्य करने का क्या ढंग था कि पूरा इंटेंशन था कि उनको रोकना है, फिर उसके बाद मारना है उनको। ऐसे वहां पे क्या है, मोड ऑफ वर्क यानी कार्य करने का ढंग आप कह सकते हो, ठीक है। आगे है आपका ऑनस प्रोबेंडी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या हुआ, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए यहां पे ए है और यहां पे क्या है, बी है, ठीक है। तो ए ने बोला कि इन्होंने हमारे घर पे क्या हुआ, चोरी किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, इनके ऊपर आएगा। अगर आपने इल्जाम लगाया, जिसने इल्जाम लगाया किसी पे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर होगा कि आप ये प्रूफ करो कि यही व्यक्ति था, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, जिसने ये इस पे इल्जाम लगाया। किसी व्यक्ति पे अगर कोई इल्जाम लगाता है तो जो इल्जाम लगा रहा है उस पे ही ये मतलब लायबिलिटी है कि आप इस चीज को भी प्रूफ करें कि यही व्यक्ति था। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहता है वहां पे, ठीक है। तो ये रहा आपका सबूत का भार। और ये हमारी लीगल मैगजीन की आज क्लास रही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम सीयूईटी के लिए आप लोग के लिए पूरा प्रॉपर बैच ला चुके हैं। जो भी बच्चे बीएलएलबी 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश और हिंदी कराने वाले हैं। लीगल स्टडीज डोमेन के अंदर आपको लीगल स्टडीज पूरी सीरीज कराएंगे, साथ ही साथ उसके पीवाईक्यू बाइलिंगुअल उसके नोट्स आपको मिलेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, यानी हर एक चीज हम आपको वहां पे कराने वाले हैं। और साथ ही साथ जनरल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी हम लोग कराने वाले हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर हम लोग करा रहे हैं। हमारा जो सामर्थ्य बैच है वो स्टार्ट हो चुका है हमारे ऐप पे। और भी जितने भी यूजी कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, और साथ ही अगर बात किया जाए बीएलएलबी और एलएलबी, ये कोर्सेज हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे पूरा, ठीक है। क्लासेस जो होंगी वो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में चलेंगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि कोई बच्चा अगर यूपी बोर्ड का है या फिर कोई सीबीएसई बोर्ड का है तो बाइलिंगुअल क्लासेस चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। हम लोग लॉ के ऐसे एग्जांपल्स लेके आपको 1 to 1 करके, मैं अपना एग्जांपल ले लूंगा, आपका एग्जांपल दे दूंगा, ऐसे करके हम क्लासेस को पूरा देखने वाले हैं। लाइव डाउट क्लास भी किया जाएगा, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जैसे वहां पे आपको समय मिलता है, जैसे आपके वहां पे क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे आपको कराने वाले हैं, ताकि अगर आप टेस्ट देने चाहो, एग्जाम के दिन जाओ, आपको वो पेपर नया न लगे। आपको इतना हम लोग प्रैक्टिस करा के भेजेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस रहेगा, मेरा गाइडेंस रहेगा आपको वहां पे। बीएलएलबी के लिए मैं अपना पर्सनल नंबर आपसे शेयर करूंगा, जो भी डाउट्स होंगे हर एक चीज हम लोग वहां पे आपको गाइड करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है इसकी जो फीस रखी गई है एज जस्ट 2000 रुपीज में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। और ये जो हमारे कोर्सेस हैं ये आप हमारे ऐप पे जाके, ये हमारा ऐप है डीएनएस एजुकेट, ये आप ऐप डालना प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करना, और अगर कोई हेल्प चाहिए आपको, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 6387986764 पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो और इस कोर्स के साथ जुड़ के आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि बीएलएलबी के अंदर देखिए ये क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कॉलेज भी बहुत कम है इसके अंदर। आप सीयूटी के अंदर देखोगे तो बहुत कम कॉलेज है बीएलएलबी के लिए, तो कंपटीशन अच्छा खासा है, जी जान लगाना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप इस बैच में एनरोल हो सकते हो, सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और नए पार्ट्स हम लेके आएंगे। अगेन जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियोस कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। उस कमेंट को पढ़ने के बाद थोड़ी सी और ऊर्जा मिलती है, और हम बहुत सारी चीज आपको यूट्यूब पे भी कराने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।